हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अरस्तु ने क्रांति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो जैसे उसने क्रांति के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है, वैसे ही उसने विस्तार से ये बताने की कोशिश की है कि क्रांति को रोका कैसे जा सकता है, क्रांति रोकने के उपाय क्या हैं। तो जब हम क्रांति रोकने के उपायों के बारे में अरस्तु के विचारों को देखते हैं तो उन्हें मोटे तौर पर फिर दो भागों में हम बांट सकते हैं। अरस्तु ये कहता है कि क्रांति रोकने के कुछ सामान्य उपाय है जो सभी प्रकार के संविधानों में किए जाने चाहिए। तो ऐसे ऐसे उपायों को वो क्रांति रोकने के सामान्य उपाय बताता है। लेकिन साथ ही साथ जो विशिष्ट प्रकार के संविधान है, 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं या 6 प्रकार के जो विशिष्ट संविधान अरस्तु बताता है, उनमें पर्टिकुलरली विशिष्ट विशेष तौर पर क्रांति को कैसे रोका जा सकता है, उन उपायों की चर्चा भी अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम ये क्रांति रोकने के उपायों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो क्रांति रोकने के जो सामान्य उपाय हैं, जो सभी संविधानों में या सभी शासन व्यवस्थाओं के अंदर अपनाए जा सकते हैं, उन उपायों के बारे में अरस्तु क्या कहता है। पहला उपाय अरस्तु बताता है सद्भावनापूर्ण संबंध। हम इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं अच्छे संबंधों की स्थापना। सद्भावनापूर्ण संबंध का मतलब अच्छे संबंध स्थापित करना। अच्छे संबंध किसके बीच में? तो हम लोग ये देखते हैं कि हर राज्य के अंदर या हर शासन व्यवस्था के अंदर या हर संविधान के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक शासक और दूसरा शासित। शासक जो शासन कर रहा है, शासित का मतलब हम लोग आम जनता के से ले सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के संविधान या राज्य के अंदर जनता और शासकों के बीच में अच्छा संबंध अगर है तो वो शासन या वो राज्य अच्छी तरीके से संचालित किया जा सकता है। इसलिए शासक को क्या चाहिए कि निरंतर जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब जनता का समर्थन कैसे प्राप्त करेगा शासक वर्ग या शासक? तो अरस्तु ये कहता है कि शासक यदि निरंतर ऐसे ऐसे काम को करे जो जनता के हित में हो, जिससे जनता का कल्याण हो, तो ऐसे कार्यों को करके वो लोगों की सहानुभूति, लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकता है। और लोगों के ऐसे ही समर्थन के प्राप्ति के बाद हम कह सकते हैं कि शासक के साथ शासित का या शासित के साथ शासक का संबंध अच्छा हो सकता है। अगर जनहित में शासक के द्वारा कार्य किया जाएगा तो ऐसा शासक जनता में प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर पाएगा। तो एक तो ये बात अरस्तु कहता है। दूसरी बात, जनता का समर्थन या जनता का सद्भाव पाने के लिए शासक को यह चाहिए कि वो शासन के अंदर जनता की भागीदारी बढ़ाए। ऐसा नहीं कि वो खुद अकेले या अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों के माध्यम से शासन का संचालन करे। अगर जनता की भागीदारी शासन में बढ़ेगी तो जनता का एक प्रकार से लगाव उत्पन्न होगा शासन और शासक के प्रति, उससे भी दोनों के बीच में सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो सकते हैं। अरस्तु ये भी कहता है कि यदि शासक के द्वारा आम जन में से जो प्रतिष्ठित, योग्य, प्रभावशाली या जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, अगर उन लोगों को समय समय पर वो सम्मानित करे और ऐसे ही योग्य और प्रतिभावान व्यक्तियों को यदि वो अपने शासन में विभिन्न पदों पर नियुक्त करता है, तब भी लोगों की सहानुभूति, लोगों का सद्भाव उस शासक के प्रति बना रहता है। एक और उपाय अरस्तु बताता है लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कि जनता में जिस प्रकार की भी नाराजगी है शासन से या संस्थाओं से या व्यक्तियों से, तो शासक को यह प्रयास करने चाहिए कि वो जनता की सभी प्रकार की शिकायतों का उचित निवारण करे, है ना। अगर वो जनता की शिकायतों का, उनकी आलोचनाओं का यथायोग्य निवारण करता है, तब भी जनता की सहानुभूति ऐसे शासक के साथ बनती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यदि शासक जनता के साथ करुणा और सहानुभूति का भाव रखता है तो उसके माध्यम से वो शासन स्थायी भी बना रहता है और जन समर्थन से उसमें निरंतरता भी प्राप्त होती है। तो ये पहला उपाय अरस्तु बताता है, सद्भावनापूर्ण संबंधों की स्थापना, जिससे क्रांति को रोका जा सकता है। फिर अरस्तु दूसरा कहता है
क्रांति रोकने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। आधुनिक काल में हम शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को भी समझते हैं और हम विकेंद्रीकरण की अवधारणा को भी समझते हैं। विकेंद्रीकरण का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? केंद्रीकरण, है ना। केंद्रीकरण का मतलब जब शासन की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या एक ही पद में या कुछ लोगों के अंदर जब शासन की सारी शक्तियां निहित होती है और बाकी लोगों को उन शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है, तो उसको हम केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहते हैं। और केंद्रीकरण के कारण क्या होता है? शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना बराबर बनी रहती है। इसीलिए अरस्तु ये कहता है कि यदि शासन में किसी भी प्रकार के संविधान में क्रांति से अगर बचना है तो शासन की शक्तियों का विभाजन करना आवश्यक है। ये विभाजन या ये विकेंद्रीकरण कहां पर होगा? तो राज्य के अंदर निवास करने वाले अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग वर्गों और अलग अलग स्तरों पर शक्तियों का यदि विकेंद्रीकरण होगा तो उससे सभी लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा और शासन की शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना कम होगी। तो एक पहली बात ये। दूसरी बात, इसी विकेंद्रीकरण से जोड़ते हुए अरस्तु ये भी कहता है कि अगर शासन की सत्ता एक ही परिवार के लोगों तक सीमित होकर रह जाती है तो ये भी एक प्रकार का केंद्रीकरण कहलाता है। इसीलिए इस केंद्रीकरण को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे निरंकुश तंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो या धनिक तंत्र हो या प्रजातंत्र हो, हर प्रकार के संविधानों में शासन की सत्ता को एक परिवार या एक वर्ग तक सीमित ना रख के जनता के आम समूह तक उन शक्तियों को विकेंद्रित करना चाहिए। एक बात ये। इसी में एक और बात जोड़ते हुए अरस्तु ये भी कहता है कि जिन भी लोग, भले ही शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाए, लेकिन विकेंद्रीकरण के बावजूद भी जिन व्यक्तियों या वर्गों के पास शासन की सत्ता है उन्हें अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक यदि वो अपने पद पर बने रहेंगे तो उनके अंदर अहम की भावना आ जाएगी, वो शासन की शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए शासन से जुड़े हुए पदाधिकारियों का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक निश्चित समय सीमा उसकी निर्धारित होनी चाहिए ताकि वो उस समय सीमा में समर्पित और निष्ठावान होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। फिर एक और बात अरस्तु ये भी कहता है कि जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो तब इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जिन लोगों को सत्ता सौंपी जा रही है या जिन स्तरों पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है वहां पर योग्य व्यक्तियों के हाथों में शासन की सत्ता जाए, तो इस प्रकार शक्तियों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासन का अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है और संविधान को क्रांति से बचाया जा सकता है। तो ये दूसरा सुझाव, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तीसरी बात अरस्तु ये कहता है कि कानून का शासन या विधि का शासन स्थापित करके भी किसी भी संविधान में क्रांति से बचाव किया जा सकता है या क्रांति से रक्षा की जा सकती है। अब कानून के शासन का मतलब क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है यूजी के अंदर, विधि के शासन का मतलब है कि राज्य के अंदर कानून सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शासक हो चाहे शासित, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सभी के ऊपर कानून समान रूप से लागू होता है, सभी को कानून समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है और कानून की मर्यादाएं सभी के ऊपर समान रूप से थोपी जाती है या समान रूप से वो लागू की जाती है। तो अरस्तु ये कहता है कि हर प्रकार के संविधान में यदि इसी प्रकार से कानून की सर्वोच्चता स्थापित कर दी जाए तो शासन स्थायी बनेगा, क्योंकि सभी लोग कानून के अनुसार काम करेंगे, है ना। और अगर नागरिकों में ये भाव उत्पन्न हो जाए या नागरिकों को ये रियलाइज हो जाए, ये उनको ये एहसास हो जाए कि देश के अंदर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी सर्वोच्च नहीं है बल्कि कानून सर्वोच्च है और उसी कानून के अनुसार सभी के साथ समानता से व्यवहार किया जा रहा है, तो हर व्यक्ति कानून का आदर करेगा, उस कानून का पालन करेगा। क्रांति कब होती है? जब राज्य के अंदर रहने वाले लोग कानून के विरुद्ध जाकर कानून का अपमान करते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं तो वो क्रांति को जन्म देती है। लेकिन यदि उसी कानून के प्रति लोगों की निष्ठा, समर्पण और पालन की भावना अगर उत्पन्न होगी तो यकीनन राज्य को या शासन को क्रांति से बचाया जा सकता है। अरस्तु इसी में एक बात और भी जोड़ता है और वो ये कहता है कि राज्य के अंदर जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि जो शासन की सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं,
उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो भी अपने दायित्वों के निर्वहन करने के लिए कुछ सीमाओं में, कुछ मर्यादाओं में बंधे हैं, और वो सीमाएं और मर्यादाएं कानून के द्वारा या विधि के द्वारा आरोपित की गई है। अर्थात इन अधिकारियों को भी विधि का पालन करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति होती है तो विधि के शासन के माध्यम से किसी भी संविधान को क्रांति से बचाया जा सकता है। अरस्तु ने इसी संदर्भ में एक प्रमुख वक्तव्य दिया है, जिसको हम अरस्तु के कोटेशन के रूप में समझ सकते हैं। अरस्तु कहते हैं कि जैसे हम छोटे छोटे खर्चे करके अपने सारे धन को समाप्त कर देते हैं, मतलब हमारी जेब में बहुत सारा पैसा है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि वो खर्च करने के बाद हमारी जेब पूरी तरह से खाली हो चुकी है। उसी प्रकार से यदि धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में कानूनों का उल्लंघन होता है तो पता ही नहीं चलता है कि कब कानूनों के उस उल्लंघन से राज्य के विरोध में एक ऐसी परिस्थिति जन्म लेती है जिससे राज्य ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए जैसे पैसा को बचाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, उसी तरह से राज्य या शासन को बनाए रखने के लिए विधि का संरक्षण और विधि की सर्वोच्चता जरूरी है। तो ये विधि का शासन भी क्रांति रोकने का एक प्रमुख उपाय अरस्तु के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट, अगला एक और उपाय अरस्तु बताते हैं शिक्षा को, एजुकेशन को। क्रांति रोकने का एक प्रमुख कारक या प्रमुख उपाय जो है वो शिक्षा के महत्व को स्थापित करना है। अरस्तु ने क्या कहा शिक्षा के बारे में? अरस्तु कहता है शिक्षा का अर्थ नागरिकों को संविधान के अनुसार जीवन पद्धति में शिक्षित करना है। देखो, बहुत बहुत सारगर्भित परिभाषा अरस्तु ने बताई है। शिक्षा का मतलब क्या है कि राज्य के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस बात का ज्ञान ले, इस बात को समझे कि उसके देश का शासन या उसका संविधान किस तरह से है और उसमें उनको अपना जीवन यापन किस तरह से करना है। जब ये जीवन पद्धति नागरिक सीख जाते हैं तो वो संविधान, जो भी प्रचलित संविधान है, उस संविधान के अनुकूल अपने को डाल लेते हैं और उस संविधान को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो ये पहली बात शिक्षा के अर्थ को लेकर जो शासन में बताता है अरस्तु। दूसरी बात अरस्तु क्या कहता है कि शिक्षा के माध्यम से नागरिकों को न केवल संविधान के प्रति निष्ठावान बनाया जा सकता है, बल्कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो नागरिकों में कर्तव्यों का, राज्य या संविधान के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य और दायित्व है, उनका भाव विकसित करता है। शिक्षा ही लोगों में यह भाव विकसित करता है कि उन्हें राज्य के द्वारा निर्मित सभी कानूनों का सम्मान करना है। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावनाएं मजबूत की जा सकती है और नागरिकों में राजभक्ति का भाव जागृत किया जा सकता है। तो अगर शिक्षा ये सारे काम कर रही है, लोगों को कर्तव्यनिष्ठ बना रही है, कानूनों के प्रति समर्पित बना रही है, राष्ट्रवाद या राजभक्ति का भाव विकसित कर रही है, संविधान के पालन करने का भाव विकसित कर रही है, तो ऐसे नागरिक कभी भी राज्य के विरुद्ध नहीं जाएंगे और क्रांति नहीं होगी। लेकिन अरस्तु का एक और मत भी था। अरस्तु क्या कहता है कि संविधान की रक्षा के लिए जिन उपायों की बात हम करते हैं, जितने भी उपाय क्रांति से बचने के लिए हम करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय शिक्षा का है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इस शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, ये सबसे उपेक्षित उपाय है। इसीलिए हर राज्य के अंदर या हर संविधान के अंदर शिक्षा, पर्याप्त शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि क्रांति से बचा जा सके। तो ये एक और उपाय जो अरस्तु बताता है। नेक्स्ट, अगला उपाय क्रांति से बचने का अरस्तु ने बताया है, जो सरकारी धन है उसके दुरुपयोग पर नियंत्रण रखा जाए, है ना। राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार का प्रशासन होता है, जिसमें एक हम प्रकार बता सकते हैं आर्थिक प्रशासन। आर्थिक प्रशासन का मतलब क्या है कि राज्य के अंदर शासन के द्वारा या शासक वर्ग के द्वारा किस प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाई जा रही है, किस तरह से कर आरोपित किए जा रहे हैं, किस तरह से कर संग्रहण किया जा रहा है, उन संग्रहित राशि का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, ये सब आर्थिक प्रशासन का एक हिस्सा है। तो अरस्तु क्या कहता है, क्रांति से बचने के लिए आर्थिक प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे अधिकारी जिसको हम कार्यपालिका के सदस्य कह सकते हैं, ये अधिकारी वर्ग इन आर्थिक नीतियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करे, पहली बात। दूसरी बात, राज्य के धन का दुरुपयोग इन अधिकारी वर्ग के द्वारा या सार्वजनिक कर्मचारियों के द्वारा ना हो,
इनका आचरण भ्रष्ट ना हो, ये सरकारी धन में लूट खसोट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जनता को ये लगेगा कि जनता का जो पैसा कर के रूप में संग्रहित किया जा रहा है उससे एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के द्वारा अपना लाभ देखा जा रहा है, आम लोगों का उससे उससे भला नहीं हो रहा है। इसीलिए शासक और अधिकारी इन दोनों वर्गों का जो आचरण है वो पारदर्शी होना चाहिए और आर्थिक रूप में इनके द्वारा अच्छी तरीके से एक सदव्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, ऐसा अरस्तु ने सुझाव दिया। एक और सुझाव जो अरस्तु का इस आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है वो है ऑडिट करवाना। हम लोगों को पता है कि राज्य के द्वारा जो भी आय और व्यय का लेखा जोखा किया जा रहा है, वर्ष के अंत में उस पूरे व्यय का परीक्षण किया जाता है जिसको ऑडिट कहते हैं, और उस ऑडिट में यह सामने आता है कि किस तरह से सार्वजनिक धन का प्रयोग किया है, कहीं पर उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। तो अगर इस प्रकार का ऑडिट अगर होता है तो जनता को यह विश्वास बना रहता है कि राज्य या शासन के द्वारा जो भी राशि वसूली जा रही है उसका सही प्रयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, और अगर कहीं पर दुरुपयोग हो रहा है तो दुरुपयोग करने वालों को दंडित भी किया जा रहा है। एक तरह से राज्य के आय व्यय का ये परीक्षण जिसको हम ऑडिट कह रहे हैं, ये शासन की आर्थिक नीतियों की पारदर्शिता को प्रदर्शित करता है, और जब इस प्रकार की पारदर्शिता बनी रहती है तो लोगों का विश्वास उस राज्य के अंदर बना रहता है। इसीलिए क्रांति से बचने के लिए अरस्तु अगला सुझाव क्या देता है कि सरकारी धन के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने के व्यापक प्रयास शासक वर्ग के द्वारा किए जाने चाहिए। ये एक और बात जो अरस्तु के द्वारा कही गई। अगले सुझाव की अगर हम बात करें तो अरस्तु कहता है कि विदेशी लोगों पर नियंत्रण रखकर भी राज्य के अंदर या शासन के अंदर क्रांति से बचा जा सकता है। कैसे विदेशियों पर नियंत्रण? तो अरस्तु ये कहता है कि हर राज्य के अंदर विदेशी लोग आते हैं, कुछ विदेशी लोग वहीं पर आकर स्थायी रूप से बस भी जाते हैं। यदि राज्य के द्वारा या शासन के द्वारा उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता है तो क्रांति होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसे विदेशी व्यक्तियों की निष्ठा उस नवीन राज्य के प्रति ना होकर बेसिकली वो अपने मूल राज्य से ज्यादा निष्ठावान होते हैं, वो अपने मूल राज्य के प्रति ज्यादा स्वामी भक्त होते हैं। इसीलिए अगर वो नवीन राज्य में आकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हो जाते हैं तो इस बात की संभावना कम रहती है कि वो अधिक निष्ठा से, अधिक समर्पित होकर या उस सेवा भाव के भावना से काम करेंगे। और ऐसे ही विदेशी समय पड़ने पर अपने हित या अपने राज्य, अपने मूल राज्य के हितों को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर ना तो विदेशियों को नियुक्त करना चाहिए और ना ही उनके ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर विदेशी लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाएगा तो जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर नाराजगी आएगी, क्योंकि स्थानीय लोगों को क्या लगेगा कि हमारे अंदर भी योग्यता और सामर्थ्य है लेकिन हमें हमारी उपेक्षा करके बाहरी लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है, तो उससे क्रांति होगी। तो इस सोच से बचते हुए भी विदेशी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। फिर अरस्तु अगली बात और भी कहता है कि विदेशी व्यक्ति चाहे सार्वजनिक पद पर है या नहीं, यदि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की गतिविधियों में अनावश्यक या अनुचित हस्तक्षेप करते हैं तो इसके ऊपर भी शासक का यह दायित्व बनता है कि वो उनके ऊपर बराबर नजर रखे, नियंत्रण रखे, और यदि उनके द्वारा कोई अनुचित गतिविधि या षड्यंत्र किया जा रहा है तो उसको दंडित करने का प्रावधान भी राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। कहने का मतलब, इन शॉर्ट, ये क्या अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य के अंदर नागरिकों की तुलना में विदेशियों को ज्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए और ना ही उनके ऊपर सार्वजनिक दायित्वों को लेकर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। अगर इस उपाय का पालन किया जाता है तो राज्य या संविधान को क्रांति से बचाया जा सकता है। फिर अगर अगले उपाय की चर्चा करें तो अरस्तु कुछ मनोवैज्ञानिक उपाय की बात करता है। मनोवैज्ञानिक उपाय मतलब नागरिकों के मन में इस तरह का भाव उत्पन्न कर दो कि वो राज्य और संविधान के प्रति निष्ठावान बने रहे। इसके लिए अरस्तु क्या कहता है? पहली बात कि शासक वर्ग को निरंतर इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वो अपने नागरिकों के अंदर बाह्य आक्रमण, विदेशी आक्रमण का भय उत्पन्न करते रहे। यानी कि
नागरिकों के अंदर अगर बराबर ये भय बना रहेगा कि अगर हम शासन या शासक के साथ जुड़े नहीं रहे और अगर हमने अपने अपने ही शासन को कमजोर कर दिया, तो कभी भी कोई विदेशी आक्रमण हमारे यहाँ पर हो सकता है और वो हमें गुलाम अगर बना लेगा तो हमारी स्वतंत्रता, हमारी संप्रभुता, हमारे अधिकार वो सब प्रभावित हो जाएंगे। तो ये भय, बाहरी आक्रमण का भय उत्पन्न करके नागरिकों को अपने प्रति निष्ठावान बना सकता है शासक। तो एक ये प्रयास करना चाहिए शासक को, मनोवैज्ञानिक उपाय, कि उसे अपनी जनता में बार बार बाहरी आक्रमण का भय दिखाना चाहिए। दूसरी बात, अरस्तु ये भी कहता है कि शासक वर्ग को समय समय पर नागरिकों को बताना चाहिए कि अगर राज्य के अंदर अशांति उत्पन्न हुई या राज्य के अंदर अराजकता उत्पन्न हुई तो उसका परिणाम क्या होगा, उस अशांति और अराजकता से किस तरह से नागरिक स्वयं अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि शासक तो समर्थ है, वो उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस अशांति और अराजकता से अराजकता से नुकसान आम नागरिकों को है। तो ये भय भी बराबर नागरिकों के मन में उत्पन्न करते रहना चाहिए ताकि नागरिक जो है वो राज्य से जुड़े रहें। एक और उपाय, मनोवैज्ञानिक उपाय जो अरस्तु बताता है वो है कि शासक को ये चाहिए कि वो नागरिकों को बताए कि यदि नागरिकों का कोई भी वर्ग या सभी नागरिक शासन के विरुद्ध जाकर क्रांति करते हैं तो उस क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दुष्परिणाम क्या होंगे और उससे देश या शासन कितना पिछड़ जाएगा। यदि इन दुष्परिणामों को भी आम नागरिकों के समक्ष समय समय पर प्रस्तुत किया जाए तब भी शासक वर्ग जो है वो नागरिकों का समर्थन प्राप्त कर सकता है और लोगों को क्रांति करने से रोक सकता है। तो ये एक और मनोवैज्ञानिक उपाय जो अरस्तु बताता है। फिर अरस्तु ने यह भी कहा कि क्रांति रोकने के लिए राज्य के अंदर सुदृढ़ मध्यम वर्ग को स्थापित करना आवश्यक है। आप लोगों ने देखा है कि अरस्तु ने जो 6 प्रकार के संविधान बताए उनमें 4 प्रकार के संविधानों में आर्थिक वर्गों की भूमिका है। कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र के अंदर धनिक वर्ग की भूमिका है, संयुक्त प्रजातंत्र के अंदर मध्यम वर्ग की भूमिका है और भीड़ तंत्र के अंदर जो है वो निर्धन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। अरस्तु क्या कहता है कि आर्थिक किसी भी राज्य या संविधान के अंदर अगर आर्थिक समानता व्यापक रूप से, असमानता व्यापक रूप से फैलती है तो वो क्रांति का कारण बनता है। इसीलिए आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए, आर्थिक असमानता का मतलब अमीर और गरीब के बीच के अंतर को पाटने के लिए शासक वर्गों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि समाज के अंदर मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हो और मध्यम वर्ग की एक सशक्त भूमिका हो। इसके लिए मध्यम वर्ग को उत्पन्न करने के लिए, मध्यम वर्ग को सशक्त करने के लिए राज्य को यह देखना पड़ेगा कि राज्य के अंदर धन का जो वितरण है वो समान रूप से हो ताकि अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़े नहीं और एक ऐसा मध्यम वर्ग स्थापित हो जो अमीर और गरीब वर्ग के बीच में पुल का, ब्रिज का काम करे। तो उचित आर्थिक नीतियों के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था शासक वर्ग स्थापित कर सकता है जो आर्थिक अंतराल को बढ़ने से रोकता है, वर्गों के बीच में संतुलन स्थापित किया कर सकता है और धन के समान वितरण से राज्य के अंदर एक सुदृढ़ मध्यम वर्ग की स्थापना कर सकता है। तो इस उपाय के माध्यम से भी शासक वर्ग जो है वो क्रांति से रक्षा कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो अरस्तु के द्वारा कही गई। फिर अगला एक और उपाय हम बता सकते हैं कि अरस्तु कहता है कि न्याय की स्थापना के माध्यम से भी राज्य के अंदर क्रांति से रक्षा की जा सकती है। अगर किसी राज्य के अंदर न्याय नहीं है ना, राज्य के अंदर अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं। हमने कई बार इस चीज को देखा है कि किसी भी राज्य का जो निर्माण होता है उस राज्य के अंदर धर्म, जाति, भाषा, वर्ण, रंग, लिंग के आधार पर अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं और सभी की अपनी अपनी अलग मान्यताएं, सभी के अपने अपने अलग अलग हित होते हैं और उन हितों को पूरा करने का दायित्व राज्य के पास होता है। अगर राज्य उनमें से किसी भी वर्ग के हितों को पूरा नहीं कर रहा है या राज्य के द्वारा या राज्य के अंदर किसी वर्ग के द्वारा किसी दूसरे वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है तो उस वर्ग को, जो पीड़ित पक्ष है, उसको न्याय दिलाने का दायित्व शासक या राज्य का होता है। अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो जो पीड़ित पक्ष है उसके अंदर एक असंतोष उत्पन्न होता है और वही क्रांति का कारण बनता है। इसीलिए अरस्तु क्या सुझाव देता है कि ये शासक और राज्य का दायित्व है कि वो अपने अंदर निवास करने वाले हर वर्ग को उनके हर हित के संबंध में न्याय प्रदान करे, पहली बात। दूसरी बात,
जो भी कार्यपालिका या शासन से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, उनका आचरण इस प्रकार से हो कि वो निरंकुश ना हो और सभी वर्गों के साथ न्यायोचित सम्मान पूर्वक व्यवहार करे और राज्य की नीतियों को समानता या न्याय संगत तरीके से लागू करने का प्रयास करे। हम लोग ये कह सकते हैं कि एक आदर्श न्याय प्रणाली की स्थापना करके अरस्तु क्या बोलता है कि राज्य के अंदर एक आदर्श न्याय प्रणाली यानी कि उचित कानून, उचित न्याय व्यवस्था, और उचित प्रक्रिया, उचित कार्य प्रणाली, ये सब अगर स्थापित है किसी राज्य के अंदर, तो एक अच्छी न्याय व्यवस्था के आधार पर भी उस राज्य या संविधान को क्रांति से बचाया जा सकता है। एक और बात, उपाय जो अरस्तु बताता है वो है सर्वोच्च पद पर नियुक्तियां। यहाँ सर्वोच्च पद की बात जब हम करते हैं तो अरस्तु ये कहता है कि राज्य के अंदर शासक वर्ग को शासन संचालित करने के लिए बहुत सारे पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है। उन पदाधिकारियों के लिए जो कि शासन के कार्यों का संचालन कर रहे हैं, उन पदों पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि अगर अयोग्य व्यक्ति होगा तो न तो वो शासन का सही तरीके से संचालन करने में योगदान दे पाएगा, और अयोग्य व्यक्ति अगर पद पर नियुक्त भी है तो आम लोगों में एक असंतोष उत्पन्न होगा। इसीलिए सबसे पहली बात क्या है कि योग्य व्यक्तियों को इन प्रमुख सार्वजनिक पदों के ऊपर नियुक्त करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, इन पदों पर नियुक्ति की एक स्पष्ट योग्यताएं या मापदंड निर्धारित होने चाहिए, और जो व्यक्ति उन मापदंडों पर खरा उतरता है उन्हीं व्यक्तियों को पारदर्शी तरीके से उन पदों पर आसीन करना चाहिए या नियुक्त करना चाहिए। और जिन जिन भी लोगों को नियुक्त किया जा रहा है उनमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य के अंदर निवासरत सभी व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर समान अवसर प्राप्त होना चाहिए कि वो सार्वजनिक पद पर जाएं। तो अगर इस प्रकार की कार्मिक प्रणाली है तो वो कार्मिक प्रणाली भी लोगों के अंदर एक संतोष का भाव उत्पन्न करती है और उससे राज्य को क्रांति से बचाया जा सकता है। तो ये एक और उपाय जो सभी प्रकार के संविधानों में शासक वर्ग के द्वारा अपनाकर राज्य को क्रांति से या संविधान को क्रांति से बचाया जा सकता है। फिर अगर हम अगली बात करें तो ये तो थे सामान्य उपाय। अरस्तु ये कहता है कि क्रांति रोकने के कुछ विशिष्ट उपाय भी हैं। यहाँ विशिष्ट उपायों का मतलब क्या है? अरस्तु 6 प्रकार के संविधान बताता है, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर धनिक तंत्र, फिर संयत प्रजातंत्र और लास्ट में भीड़ तंत्र। ये 6 विशिष्ट प्रकार के संविधान हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जो इन्हीं संविधानों के अंदर लागू किए जा सकते हैं क्रांतियों को रोकने के लिए। तो वो कौन कौन से उपाय हैं, हम एक एक प्रकार की शासन व्यवस्था लेकर चलते हैं। अरस्तु बताता है सबसे पहले राजतंत्र में क्रांति को रोकने के वो उपाय जो केवल राजतंत्र में अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात, शासक यानी कि जो राजा है, एक अकेला व्यक्ति, वो या उसके जो कृपा पात्र लोग हैं, अगर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कम करेंगे तो उससे क्रांति से बचा जा सकता है। देखिए, विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से ही शासक वर्ग निरंकुश हो सकता है ना, और उसी से राज्य के अंदर असमानता का भाव उत्पन्न होता है। इसीलिए अरस्तु क्या सुझाव देता है कि राजा, उसके विश्वास पात्र, उसके परिवार के लोग यदि अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कम करेंगे तो नागरिकों के साथ वो समानता की स्थिति में आएंगे, और उसी से नागरिकों का सद्भाव जो है वो शासक वर्ग के साथ जुड़ेगा। तो पहली बात, विशेषाधिकारों का प्रयोग कम करके राजतंत्र में क्रांति रोकी जा सकती है। दूसरी बात, राजतंत्र में भले ही राजा का शासन है, सर्वे सर्वा राजा है, लेकिन वो राजा भी राज्य के अंदर कानून का शासन स्थापित करे, जिसको हम बोलते हैं विधि का शासन। तो विधि के शासन की स्थापना करके राजा स्वयं अपने राज्य को क्रांति से बचा सकता है। इसी तरह से राजतंत्र के अंदर राजा के द्वारा यदि सभी नागरिकों और सभी वर्गों के प्रति उदार व्यवहार करते हुए, सभी के हितों के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए राज्य की नीतियों का यदि निर्धारण किया जाए, तब भी राजतंत्र को क्रांति से बचाया जा सकता है। और एक आखिरी बात जो अरस्तु कहता है कि अगर किसी राजा का व्यक्तिगत आचरण सही है, वो अपने आप को एक आदर्श राजा के रूप में नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तब भी ऐसी स्थिति में वो शासन व्यवस्था या उस राजतंत्र को क्रांति से बचाया जा सकता है। तो ये कुछ विशिष्ट उपाय हैं जो राजतंत्र में क्रांति से बचने के लिए आवश्यक है।
अगली बात अरस्तु करता है, निरंकुश तंत्र के अंदर क्रांति से कैसे बचा जा सकता है। निरंकुश तंत्र में भी एक व्यक्ति का ही शासन होता है, लेकिन वो व्यक्तिगत हित के लिए काम कर रहा है। लेकिन फिर भी निरंकुश तंत्र में जब क्रांतियां होती है तो उससे कैसे बचा जाए। अरस्तु क्या कहता है, ये जितने भी 6 प्रकार के संविधान हैं उस उनमें सबसे ज्यादा क्रांति की संभावना निरंकुश तंत्र में ही होती है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि ये वो शासन व्यवस्था है जिसमें निरंकुश तरीके से शासन किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों के हितों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसमें दमन और शोषण प्रभावशाली तरीके से देखने को मिलता है। इसीलिए निरंकुश तंत्र में क्रांति की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा है। तो अब यहां पर क्या बात हम लोग कर रहे हैं, अरस्तु ये कहता है कि निरंकुश तंत्र में क्रांति से रोकने के लिए 2 प्रकार के उपायों की चर्चा यहां पर की जा सकती है। 2 प्रकार के उपाय कौन से हो सकते हैं। पहली बात, पहला उपाय जो है वो है कठोर दमन। कठोर दमन का मतलब यहां पर हम लोग ये ले सकते हैं कि राजा को, जो एक अकेला शासक है, उसको राज्य के अंदर कुछ ऐसे कठोर प्रयास या कठोर नीति अपनानी चाहिए जिसके माध्यम से राज्य के अंदर जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग का मतलब जो राज्य की सत्ता प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, उनको कुचल देना चाहिए। ये कठोर नीति है। ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को अंत समाप्त कर देना चाहिए या उनको कारावास में डाल देना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि हमें अब इस शासन के विरुद्ध नहीं जाना है। पहली बात। दूसरी बात, अरस्तु ये भी कहता है कि निरंकुश तंत्र में शासक को बराबर समय समय पर अपने राज्य की जनता में फूट डालने का काम करना चाहिए, क्योंकि अगर जनता में फूट है तो वो संगठित होकर राज्य के विरुद्ध या शासक के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेगी। विद्रोह कब सफल होता है, जब वो संगठित होता है। लेकिन अगर नागरिकों के वर्गों में ही फूट है तो वो उस फूट के आधार पर अपनी क्रांति को सफल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक और कठोर नीति अपनानी चाहिए। फिर अरस्तु ये भी कहता है कि शासक को राज्य के अंदर बौद्धिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए। बौद्धिक कार्यक्रम मतलब ऐसे कार्यक्रम जो कि जिनके माध्यम से नागरिकों के जनमत को विकसित किया जा रहा है, नागरिकों को जागृत किया जा रहा है कि देखिए आपके साथ क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे कोई भी बौद्धिक कार्यक्रम राज्य के अंदर आयोजित नहीं करवाने चाहिए शासक को, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अरस्तु ये भी कहता है कि निरंकुश तंत्र में शासक को यह चाहिए कि वो राज्य के अंदर निर्धनता को बढ़ावा दे, निर्धनता को फैलने दे, क्योंकि जब राज्य के अंदर निर्धनता फैलेगी तो लोगों का ध्यान रोजगार की तरफ होगा। वो अपना चूल्हा जलाने में अपना सारा ध्यान, अपना सारे कर्म को लगा देंगे और उससे वो राज्य विरोधी गतिविधि आयोजित नहीं करेंगे। इसलिए निर्धनता को फैलाकर भी निरंकुश तंत्र में शासक क्रांति से राज्य को बचा सकता है। और एक आखिरी कठोर उपाय जो अरस्तु बताता है वो है आक्रमण का भय। कि निरंकुश तंत्र में शासक को निरंतर इस बात का प्रचार करना चाहिए कि अगर शासक के साथ में नहीं है जनता तो बाह्य आक्रमण कभी भी उनको खत्म कर सकती है, उनकी स्वतंत्रता छीन सकती है। तो ये पहला उपाय निरंकुश तंत्र में कठोर दमन करके शासक क्रांति से बच सकता है। दूसरा उपाय जो अरस्तु बताता है वो सद्भावना प्राप्ति। निरंकुश तंत्र में शासक को इस प्रकार का बाह्य आडंबर युक्त आचरण करना चाहिए, भले ही वो उदार नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि लोगों को लगे कि देखो हमारा शासक उदार है। उसको इस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहिए कि भले ही वो कमजोर है लेकिन आम लोगों को लगे कि हमारा शासक बहुत शक्तिशाली है। तो ये आडंबर युक्त प्रदर्शन करके वो लोगों का सद्भाव प्राप्त कर सकता है। दूसरा, निरंकुश तंत्र में शासक को निरंतर अपनी जनता को यह आश्वासन देना चाहिए कि आप मेरे अधीन ही सुरक्षित हैं। अगर मेरा आपके ऊपर नियंत्रण नहीं रहा, मेरा शासन नहीं रहा, तो आपकी सुरक्षा किसी भी बाह्य शासक के द्वारा खतरे में आ सकती है। अरस्तु ये भी कहता है कि निरंकुश तंत्र में शासक को कर संग्रहण की और कर आरोपित की ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे लोगों को ये लगे कि इस धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि सार्वजनिक हित में शासक के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगली बात अरस्तु ये भी कह रहा है कि राज्य के अंदर कुछ सम्मानित, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। अगर राज्य के हित में या शासन के हित में उन लोगों को दंडित करना आवश्यक हो
तो राजा को अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें दंडित करना चाहिए। अप्रत्यक्ष का मतलब लोगों को ये नहीं लगे कि ऐसे प्रभावशाली लोगों को राजा ने स्वयं दंडित किया है। राजा ऐसे लोगों को जो जिनको वो अपने विरुद्ध मानता है अपने अधीनस्थों के माध्यम से दंडित कराए। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। तो राजा के विरोधी भी समाप्त हो जाए और लोगों को यह भी पता ना चले कि इन विरोधियों को समाप्त करने में राजा की भूमिका है या शासक की भूमिका है। तो अधीनस्थों के माध्यम से दंडित करवाने की नीति भी निरंकुश तंत्र में अपनाई जा सकती है। अरस्तु आगे ये भी कहते हैं कि ऐसे निरंकुश तंत्र में समय समय पर शासक के द्वारा सम्मान और पुरस्कृत करने की नीति को भी अपनाकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे अरस्तु कहता है कि निरंकुश तंत्र में क्रांति की व्यापक संभावनाएं हैं, उसी तरह से वो निरंकुश तंत्र में क्रांति को रोकने के व्यापक उपाय भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। फिर एक अगला शासन जो अरस्तु बताता है वो है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में क्रांति रोकने के लिए अरस्तु ये कहता है कि कुलीन तंत्र मतलब एक वर्ग जो धनाढ्य वर्ग है, उस धनाढ्य वर्ग के द्वारा राज्य के सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। ऐसा नहीं है कि केवल धनिक वर्ग को ही लाभ पहुंचाया जाए। तो अगर सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार होगा और विशेषकर यदि निर्धन वर्ग के प्रति उदारता की नीति शासक वर्ग के द्वारा अपनाई जाएगी तो यकीनन निर्धन वर्ग जो है वो अपना समर्थन कुलीन तंत्र या शासन व्यवस्था को प्रदान करेगा, उससे क्रांति से बचा जा सकता है। साथ ही साथ कुलीन तंत्र के अंदर यदि श्रेष्ठ पुरुषों का बराबर सम्मान होता रहे, जो प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग हैं यदि उनका समय समय पर असम्मान किया जाता रहे, तब भी कुलीन तंत्र में गुटबंदियों को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है और क्रांति से बच सकते हैं। इसी का एक अगला प्रकार जो अरस्तु बताते हैं शासन का वो है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र में क्रांति रोकने के लिए अरस्तु क्या सुझाव देता है कि धनिकों को निर्धनों के प्रति इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए कि उनका असंतोष फैले नहीं, है ना। क्योंकि हम लोगों ने क्या अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में यदि अंतराल बढ़ता है तो एक प्रकार का असंतोष उत्पन्न होता है। तो धनिक तंत्र में शासक वर्ग को इस तरह की नीतियां अपनानी चाहिए कि निर्धन वर्ग की नाराजगी या उनका असंतोष न्यूनतम हो, कम से कम हो। इसीलिए जो धनिक तंत्र में जो धनवान अत्याचारी कर्मचारी या शासक वर्ग के लोग हैं, अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ धनिक तंत्र में शासक वर्ग को राज्य के धन का दुरुपयोग व्यक्तिगत हित में नहीं करना चाहिए बल्कि सरकारी कोष को सार्वजनिक हित में प्रयोग में लाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो धनिक तंत्र को भी क्रांति से बचाया जा सकता है। फिर पांचवा संविधान जो अरस्तु बताते हैं वो है संयत प्रजातंत्र, जिसको वो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था भी कहते हैं। लेकिन अरस्तु ने यह भी कहा कि संयत प्रजातंत्र के अंदर भी क्रांतियां होती है। उस संयत प्रजातंत्र को क्रांति से बचाए रखने के लिए अरस्तु क्या कहता है कि भले ही संयत प्रजातंत्र के अंदर मध्यम वर्ग का शासन होता है, लेकिन इस मध्यम वर्ग को ये प्रयास करना चाहिए कि जो उच्च और निम्न वर्ग हैं उनके बीच में संतुलन स्थापित हो। यदि समाज के अंदर, राज्य के अंदर उच्च वर्ग निरंकुश हो रहा है तो शासन के जितने भी पद हैं उन पर निर्धन वर्ग के लोगों को नियुक्त कर दो, और यदि समाज के, राज्य के अंदर निर्धन वर्ग ज्यादा निरंकुश होता जा रहा है तो उच्च पदों पर, उच्च वर्ग के सार्वजनिक पदों पर उच्च वर्ग के लोगों को नियुक्त कर दो। तो ये पदों में परिवर्तन की व्यवस्था करके राज्य के अंदर निर्धन और उच्च वर्गों को समय समय पर संतुलित कर सकता है संयत प्रजातंत्र और अपने आप को क्रांति से बचा सकता है। तो ये संयत प्रजातंत्र का एक कैसे उसमें क्रांति से रक्षा की जा सकती है। एक आखिरी बात जो अरस्तु कहते हैं और वो है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र को क्रांति से कैसे रोका जा सकता है। ये भीड़ तंत्र के अंदर अरस्तु का ये सुझाव था कि इसमें निर्धन वर्ग के लोगों का शासन होता है, शासन की सत्ता निर्धन वर्ग के पास होती है। इसीलिए निर्धन वर्ग के लोगों को या शासकों को धनिकों के प्रति कोई अत्याचार या अन्याय नहीं करना चाहिए। निर्धन वर्ग जो शासक वर्ग है उसको ऐसी उदार और संतुलित नीति अपनानी चाहिए जिससे राज्य के सभी वर्गों में राज्य शासक के प्रति एक श्रद्धा और सम्मान का भाव विकसित हो। कहने का मतलब भीड़ तंत्र के अंदर भी समानता के सिद्धांत को लागू करके नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है और राज्य को राज्य में क्रांति होने से
रोकी जा सकती है। तो ये भीड़ तंत्र का जो एक शासन है, उसमें अंदर भी क्रांति को रोकने के कुछ विशिष्ट उपाय अरस्तु के द्वारा बताए गए हैं। तो ये जितने भी उपाय हैं, जिनको हमने मोटे तौर पर दो कैटेगरी के अंदर देखा, पहला क्रांति रोकने के सामान्य उपाय क्या है जो सभी संविधानों में अपनाए जा सकते हैं, और दूसरा विशिष्ट प्रकार के संविधानों में क्रांति रोकने के उपाय क्या है जो अरस्तु ने बताए हैं। इन पूरी बातों के आधार पर यदि हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रांति की संभावना वर्तमान काल में भी है ना। वर्तमान में भी भले ही वो सारे संविधान जो अरस्तु ने बताए वर्तमान में प्रचलित नहीं है, उनमें से कुछ है और कुछ नहीं, लेकिन वर्तमान में जितने भी संविधान या शासन अभी प्रचलित हैं उनमें क्रांति होने की संभावना बनी रहती है। तो उन क्रांतियों को रोका कैसे जाए, उसमें अरस्तु के बताए सभी सुझाव आज भी प्रासंगिक है। उन सुझावों को अपनाकर हम वर्तमान में भी राज्यों के अंदर क्रांति होने से रोक सकते हैं। एक विद्वान है मैक्सी, उन्होंने अरस्तु के इन उपायों के बारे में क्या बात कही। मैक्सी ये कहते हैं कि अरस्तु ने क्रांति रोकने के जो ठोस उपाय बताए हैं, संभवतः उसके अलावा शायद ही कोई उपाय हो जो आधुनिक काल में कोई बता सकता है। इसका मतलब क्या है कि क्रांति रोकने के लिए जितने आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए अलग अलग संविधान, अलग अलग राज्यों, अलग अलग परिस्थितियों में, वो सारे उपाय अरस्तु के द्वारा बता दिए गए हैं जो आज भी प्रासंगिक है, जिनको अपनाकर आज भी किन्हीं राज्यों में क्रांति से रोक सकते हैं। अरस्तु के ये सारे उपाय व्यावहारिक हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेटो की तरह ये उपाय काल्पनिक या आदर्शवादी हैं। ये व्यावहारिक है, यथार्थवादी है, जिनको अपनाकर कोई भी राज्य, कोई भी शासन, कोई भी संविधान अपने यहाँ पर क्रांति होने से रोक सकता है। हालांकि अरस्तु के इन उपायों में कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, जैसे निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और भीड़ तंत्र, जिनको कि अरस्तु ने विकृत शासन व्यवस्था कहा है। अरस्तु इन विकृत शासन व्यवस्थाओं को भी बनाए रखने के लिए क्रांति रोकने के उपाय बताता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि जब ये शासन व्यवस्थाएं निरंकुश तंत्र, कुलीन, धनिक तंत्र और भीड़ तंत्र खराब हैं, तो इनको क्रांति से बचाने के उपाय अरस्तु ने क्यों बताए, इस आधार पर अरस्तु की आलोचना भी की जाती है। लेकिन इसके बारे में भी अगर हम निष्कर्षता कहें तो ये कहा जा सकता है कि अरस्तु एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, राजनीतिक वैज्ञानिक था, और इसीलिए उसने हर पक्ष पर, पॉजिटिव और नेगेटिव हर पक्ष पर वैल्यू फ्री होकर, मूल्य निरपेक्ष होकर अपनी बात कही। इसीलिए उसने सभी प्रकार के संविधान, चाहे वो शुद्ध है चाहे विकृत स्वरूप वाले हैं, उनमें क्रांति रोकने के उपायों को विस्तृत तौर पर प्रस्तुत किया। तो ये अरस्तु के क्रांति रोकने के उपाय जो हमारे आज की क्लास का टॉपिक था।